सुप्रभात। आज हम लासा की ओर अध्याय का सारांश समझते हैं। देखिए, लेखक राहुल सांकृत्याल जब उन्होंने 1929 और 30 में तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय तिब्बत जाने का मार्ग हिंदुस्तान से नेपाल और नेपाल से तिब्बत जाना पड़ता था और उस समय हरी कलिड़पोड़ का रास्ता नहीं खुला था। हरी कलिड़पोड़ का रास्ता नहीं खुला था। नेपाल और हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाती थी। ये एक व्यापारिक रास्ता भी था उस समय, ये एक सैनिक रास्ता भी था। और इसी रास्ते पर किले बने हुए हैं, जो किले टूट चुके हैं, जो किले कुछ घर आबाद हैं। वहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां किसान रहते हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान जो हैं गिर चुके हैं, अब किसान लोग वहां रहते हैं। और ऐसे ही प्रत्येक किले, यानी नेपाल से हम तिब्बत जाते हैं तो वहां पर जो उस रास्ते में जो चीनी किले दिखाई देते हैं, वहां लेखक जो है चाय पीने के लिए रुका, यानी वहां पर लेखक जो है चाय पीने के लिए रुका। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, हम नेपाल तिब्बत रास्ते के बारे में बातचीत करेंगे इस पार्ट में। तिब्बत की सामाजिक स्थिति कैसी है, सुमति के परिचित टोडला में थे, डांडे खतरनाक जगह को कहते हैं। ये लोग डांडे घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। डांडे से उतरते वक्त घोड़े जो हैं वो धीमी चाल से चलते हैं। तिहरी के विशाल मैदान सुमति के यजमान रहते हैं। वहाँ लेखक और सुमति अगले दिन भिक्षु नमसे से विदा होकर वो रवाना होते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेपाल, देखिए, भारत से नेपाल, नेपाल से तिब्बत जाने के लिए लेखक राहुल सांकृत्याल 1929-30 में इस रास्ते से जाते हैं। जो रास्ता जो पहले व्यापारिक रास्ता था, सैनिक रास्ता था, उसी रास्ते पर किले बने हुए थे जो टूट चुके हैं। कुछ किले जो आबाद हैं उसमें किसान रहते हैं। वहां पर राहुल सांकृत्याल जी रुकते हैं, वहां चाय पीते हैं। अब तिब्बत में यात्रियों को कुछ तकलीफें भी होती हैं, कुछ आराम की बातें भी होती हैं। जब वो वहां रुके तो वहां की हम सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। लेखक ने पाठ में बताया है कि उस समय का समाज कैसा था। तो उस समय के समाज में न तो छुआछूत था, न पर्दा प्रथा थी, यानी कि न पर्दा प्रथा थी, न छुआछूत था, न पर्दा प्रथा थी। औरतें भी पर्दा नहीं रखती थी। जाति पाति का भेदभाव नहीं था, जाति पाति का भेदभाव नहीं था। ये वहां की सामाजिक स्थिति है, यानी किसी प्रकार का वहां पर भेदभाव नहीं था। यही नहीं, देखिए, लेखक जो है वो भीख मंगे की वेश में गया। लेखक जो है वो भीख मंगे के वेश में गया था। और यही नहीं, वहां के लोग जो हैं चोरी के डर से किसी भी निम्न व्यक्ति को घर में आने नहीं देते हैं जब तक कोई परिचित नहीं मिलता। यानी कि अगर आपका परिचय हो जाए तो आप घर के भीतर जा सकते हैं, वहां के घरों में आप जा सकते हो। अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो वहां की बहू को कह सकते हैं कि मैं चाय पीनी है, वो आपको चाय लाकर दे देगी। और आपको चाय लाकर देनी है, वो चाय पका देगी, मक्खन और सोडा नमक भी मिला देगी, आपको टोटीदार बर्तन में लाकर आपको चाय दे देगी। यही नहीं, अगर आपको मालूम चलता है कि उसमें मक्खन कितना गिरा है, मक्खन डाला या नहीं डाला है, तो आप अंदर जाकर देख भी सकते हैं। यानी
उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, जाति पाति भेदभाव नहीं था, स्त्रियां माँ की पर्दा नहीं करती थी, आप घर के अंदर चाय पीने जा सकते हो यदि आप परिचित हो। ये सारी बातें उस समय के समाज में थी। और जब लेखक वहां चाय पीने के बाद अब वो आगे चलते हैं। देखिए ये तो होगी सामाजिक बात। अब हम आगे चलते हैं। देखिए लेखक जो है वो वहां से आगे चलता है और आगे चलने पर सुमति के परिचित कोडला गांव में मिलते हैं। देखिए यानी कि जब वो आगे चलते हैं तो आपको तिब्बत में जब एंट्री होती है तो आपको कुछ जो है चीजें दिखानी पड़ती हैं, कुछ चीजें दिखानी पड़ती हैं। तो सुमति जिसको लेखक ने साथ लिया था और राहुल सांकृत्यायन जी ने चीटें बताई। चीटें जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। नदी जब पार करते हैं, नदी पार करने के बाद जब ठोडला जाते हैं तो आपको वो चीटें दिखानी पड़ती हैं, तब जाकर आपको वहाँ एंट्री मिलती है, नहीं तो आपसे राहदारी ली जाती है। राहदारी टैक्स लिया जाता है, कुछ पैसे आपसे मांगे जाते हैं। और उस दिन ठोडला तिब्बती समाज का यानी जो तिब्बती सीमा है उसका जो अंतिम गांव है वो ठोडला पहुंच गए वो लोग। और वहां पहुंचने पर सुमति के जान पहचान के लोग मिले। ठोडला में सुमति के जान पहचान के लोग थे। वहां पर उसके जान पहचान के लोग थे। ये लोग भीख मंगे के वेश में होते हुए भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। रहने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों मिली? क्योंकि सुमति के परिचित लोग वहां पर थे। लेखक ये कहता है कि 5 वर्ष बाद जब हम इसी रास्ते पर आए तो मुझे ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय मेरे साथ परिचित कोई नहीं था। ये लेखक ने स्वयं कहा है। और एक भद्र व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने रहने को जगह भी 5 साल पहले नहीं दी। ये लोगों की मनोवृत्ति पर डिपेंड होता है कि उनको रहने के लिए कहा जाए या नहीं जाए। सबसे बड़ी वहाँ के समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग शाम को नशा करते हैं। नशा में उनका कोई होश हवास नहीं रहता है, इसलिए वहां पर हथियार का कोई कानून भी नहीं। हर किसी के पास हथियार होते हैं, इसलिए शाम के समय लोग कम बाहर निकलते हैं। अब उनको विकट डांडा ऊंची जमीन को बोलते हैं, वो उस रास्ते को पार करना था। डांडे जो होते हैं 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होते हैं। डांडे जो होते हैं तिब्बत में खतरनाक जगह होती है, जो ऊंचे स्थान होते हैं 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर होते हैं और वहां पर डाकू रहते हैं। वो डाकू सबसे पहले आपको लूटने का काम करते हैं, आपको मारते हैं, आपका मर्डर कर देते हैं, फिर आपको लूटते हैं। और वहां पर डाकुओं का भय रहता है। लेखक भीख मंगे के वेश में था। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता तो वो कुछ ही दया भीख मांगने लगता, क्योंकि वो भिखारी था। डाकू को मालूम होता कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा। और आसपास डांडे के आसपास कोई गांव नहीं होता है। एक बार किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए तो वो लाश वहीं पड़ी रहती है, कोई इसकी परवाह करने वाला भी नहीं होता है। यहाँ तक कि पुलिस और खुफिया विभाग को भी मालूम नहीं होता है कि लाश कहाँ गिरी, क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर जब वो मार के डाल देते हैं तो उठाने वाला भी नहीं होता है, वहां से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और वहां लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते हैं। यानी लोगों के पास भी होती है, डाकुओं के पास भी होते हैं। या तो आप डाकू को मार दो, नहीं तो डाकू आपको मार देगा। इस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। अर्थात हथियार का कोई कानून नहीं था। अगर डाकू को अगर आपने नहीं मारा तो डाकू आपको मार देगा। इस तरह से ये लोग यानी कि अब उनका अगला पड़ाव देखिए, अब उनका अगला पड़ाव जो है 16-17 हजार मील तक जब जाते हैं तो डांडे पर जाने
यानी कि डांडे पर जाने के लिए तो घोड़े लेते हैं, इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए तो घोड़े लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर आराम से जाते हैं। लेखक आराम से हिलता डुलता डॉन क्विक्सोटो एक स्पेन के उपन्यासकार हैं, उनकी तरह हिलता डुलता घोड़े पर वो जाता है और लड़खड़ से वो दो घोड़ों पर बैठकर दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर एक जगह चाय पीने के लिए उठते हैं। दोपहर तक वो डांडे पहुंच जाते हैं। यानी कि लड़खोर समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यानी लड़खोर जो है, लड़खोर एक स्थान का नाम है, वहां से वो घोड़े लेकर जो है डांडे की ओर प्रस्थान करते हैं, जो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई से है। जब वहां जाते हैं तो हिमालय के सफेद शिखर दिखाई देते हैं और टीले के आकार सा ऊंचा स्थान दिखाई देता है। सारे पहाड़ नंगे हैं, क्योंकि हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे पेड़ पौधे उतने ही कम दिखाई देंगे और वो सारे पहाड़ जो हैं सुनसान होते हैं, टकले होते हैं, पहाड़ नंगे होते हैं, न बर्फ होती है न हरियाली होती है। और उस सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता रहते हैं। क्या रहते हैं? डांडे के देवता। डांडे के देवता रहते हैं, जो पत्थरों के ढेर, सींगों और रंग बिरंगों कपड़ों से सजाया जाता है। यानी जितना ऊंचा स्थान है वह डांडे के देवता का स्थान है, जिसको पत्थरों से, सींगों से सजाया जाता है। वो स्थान होता है डांडे का देवता। जैसे अपने यहाँ हम किसी पर्वत पर जाते हैं, ऊंचे स्थान पर एक मंदिर होता है, जैसे अपने कहते हैं परशुराम जी महादेव का मंदिर, वैसे ही वहाँ ऊंचे स्थानों पर डांडे के देवता का मंदिर है। ये सारे लोग उस मंदिर को मानते हैं, उसकी पूजा पाठ भी करते हैं। इस तरह से उनका जो है डांडे जो है घोड़े पर सवार होकर उस देवता के पास जाते हैं। अब वो उनको डांडे से उतराई करनी पड़ती है। अब उनको डांडे से उतराई करनी पड़ती है। देखिए, जब डांडे से उतराई होती है तब घोड़ा जो होता है वो धीरे धीरे चलता है। घोड़ा जो होता है वो धीरे धीरे चलता है। अब लेखक जो है रास्ता भटक जाता है। सुमति का घोड़ा आगे चलता है, लेखक जो है रास्ता भटक जाता है और वो 1.5-2 किलोमीटर किसी अन्य रास्ते पर चला जाता है। और जो है वापस जो है जब वो आगे जाकर पूछता है कि मुझे लड़कोट जाना है, तब लोग बताते हैं कि आप रास्ता भूल गए हो, आपको वापस जाना होगा। और सुमति जो है वहां पहुंच जाता है। सुमति को गुस्सा आता है कि मेरे पहुंचे हुए इतना टाइम हो गया है, मैंने इतने कंडे जला दिए हैं, मैंने चाय पी ली है, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि सुमति मंगोल है। मंगोलों के मुंह ऐसे भी लाल होते हैं और लेकिन जितना गुस्सा उसको आता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। इसलिए सुमति के यजमान लड़कोर में भी थे। पहले इन दोनों ने वहाँ पहुंचकर चाय व सत्तू खाया, चाय के साथ सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्का पिया। अब लेखक सुमति तियड़री के विशाल मैदान में पहुंच गई। यानी तियड़री के विशाल मैदान में पहुंच गए। तियड़री का विशाल मैदान जहां पर सुमति के यजमान रहते हैं। तियड़री का विशाल मैदान जहां पर सुमति के परिचित रहते हैं। अब सुमति वहां जाना चाहता था। लेखक को लगा अगर सुमति वहां चला गया तो बहुत टाइम लगा देगा, वापस टाइम पर नहीं आएगा, क्योंकि सुमति वहां जाकर गंडे बांधना चाहता था। यानी बौद्ध धर्म में कपड़े का धागा होता है, उसको सुमति वहां बांधने जाता है और लेखक कहता है कि तुझे जल्दी आना है, उसी गांव में रहना है, उस गांव से तियड़ी गांव से आगे नहीं जाना है। लेकिन लेखक ने यह भी कहा कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुझे और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, आगे मत जाना, मैं तुझे लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सुमति और
दूसरे दिन सुमति और लेखक वहां से रवाना होते हैं। सुमति भी गंडे बांधकर जल्दी आ जाता है। अब ये लोग चाहते थे कि कोई बाहर वाक मिल जाए, बाहर ढोने वाला, कोई बाहर वाक मिल जाए, बाहर ढोने वाला मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिला। 10-11 बजे की तेज धूप में चलना था, क्योंकि सूर्य सामने था। जब सूर्य सामने होता है तो आगे वाला भाग निश्चित तो गर्म होता है और पीछे वाला भाग जो है वो ठंडा होता है, और वो भी 2 बजे सूरज की कितनी तेज गर्मी होती है, यानी कि पीछे का कंधा उनका बर्फ जैसा हो जाता है और पीठ पर वो लोग चीजें डालते हैं और डंडा हाथ में लेकर चल पड़ते हैं। यद्यपि सुमति के परिचित पीढ़ी में भी थे, पीढ़ी में भी थे, लेकिन वो एक यजमान से मिलना चाहता था और आदमी का बहाना बनाकर शेखर विहार और की ओर चलने लगे। तब सुमति वहां पर भी जाना चाहता था, लेकिन फिर लेखक और सुमति वहां से जो है शेखर विहार की ओर रवाना हो गए। और जब शेखर विहार पहुंचे तो शेखर विहार में उनकी जो मुलाकात होती है एक नमसे भिक्षुक से होती है। लेखक भीख मांगने के वेश में भी था, फिर भी नमसे जो है उनसे अच्छी तरह से मुलाकात करते हैं। और शेखर विहार में जमीन जो है, सारी जमीन जो है जागीरदारों में बटी हुई थी, और ये जागीरदार लोग बेगार लोगों से काम करवाते थे और उन सबकी व्यवस्था देखने वाले थे भिक्षु, जो राजा के समान आदरणीय होता था। एक भिक्षु को भेजा जाता था जो राजा के समान आदरणीय होता था। वहां की जमीन जो है जागीरदारों में बटी हुई थी, बेगार में लोग मिल जाते थे काम के लिए। भिक्षु एक राजा के समान होता था जो जमीन की देखभाल करता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे। वहां पर उस इलाके के जो नमसे भिक्षु थे वो उसके मुखिया थे और ये बड़े प्रेम से मिलते हैं। वहाँ एक अच्छा मंदिर भी है जहाँ कुंजूर बुद्ध वाचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी हुई हैं, 103 पोथियां रखी हुई, पुस्तकें रखी हुई। अब राहुल सांकृत्यान उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे। उस पुस्तक को पढ़ना चाहते थे। सुमति ने कहा कि मुझे मेरे यजमान के पास जाना है, लेकिन राहुल सांकृत्यान पुस्तकों में रंग गए थे। वो पुस्तक पढ़ने बैठ गए थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पुस्तकें पढ़नी हैं और उन्होंने सुमति को आज्ञा दे दी कि जाओ और अपने यजमान से मिल आओ। लेखक को मालूम था कि 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन सुमति जो है उस दिन दोपहर को ही वापस आ गया और तियरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि तियरी गांव पास में था। तियरी गांव जिस गांव में वो गया था वो गांव पास में था, इसलिए वो जल्दी आ गया। और लेखक जो है पुस्तक आराम से पढ़ रहा था। और फिर जो ही सुमति वापस जल्दी आ गया तो लेखक ने अपना सामान उठाया, दोनों ने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वो लोग चल पड़े। इस तरह से लासा, तिब्बत की राजधानी लासा की जो यात्रा उन्होंने की थी उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार लेखक जो हैं नेपाल तिब्बत रास्ते से तिब्बत की ओर जाता है और उसको खतरनाक डांडे रास्ते जो पार करने पड़ते हैं, उन रास्तों को पार करने के लिए वो घोड़े लेता है। सुमति और लेखक दोनों घोड़े पर जाते हैं और यही नहीं, लेखक का घोड़ा जो है रास्ता भटक जाता है। सुमति उसका इंतजार करता है, उसको गुस्सा आता है, वो मंगोल जाति का होता है
लेकिन फिर दोनों साथ में चाय और सत्तू खाते हैं, पीते हैं, शाम को थुक्पा पीते हैं। अगले दिन जो है वापस दोनों रवाना होते हैं और वो शेखर विहार पहुंचते हैं। शेखर विहार में उनकी मुलाकात जो है नमसे भिक्षु से होती है। नमसे भिक्षु के बाद वो अगले दिन जो है वहाँ से कुंजूर में जो कुंजूर बुद्धवाचन अनुवाद की जो पोतियाँ हैं एक मंदिर में वहाँ रखी हुई हैं, मठ में वहाँ रखी हुई है 103 पोतियाँ। वहाँ लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में लग जाता है। सुमति जो है 2-3 दिन बाद आने के लिए कहता है, लेकिन वो तुरंत आ जाता है, बहुत कम समय में वापस आ जाता है। फिर दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। लेखक ने इस पाठ में तिब्बत की जो सामाजिक स्थिति है वो बताने का प्रयास किया है कि वहाँ के समाज में छुआछूत, जाति पाति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन वहाँ के समाज में एक कमजोरी थी कि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था, लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ के लोगों में नशा प्रवृत्ति अधिक थी। देखिए, हर समाज में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती है। इन सारा जिक्र यानी उस समय की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी थी, उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और तिब्बत का लासा का भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा है। यानी कि लासा का जो भौगोलिक है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति, वहाँ की जो धार्मिक स्थिति, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति, वो सारी बातें जो है उन्होंने हमें बताई हैं राहुल सांकृत्यायन से। इस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान का माध्यम सबसे अच्छा है कि हम कहीं पर भी जाए, किसी यात्रा पर जाए, उस यात्रा पर जाए तो हम वहाँ के लोगों की स्थिति को समझें, वहाँ का खान पान समझें। जब हम लोग कई बार कुल्लू, मनाली, रोहतांग घूमने जाते हैं, हमारा मकसद एक ही होता है कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम जब वहाँ जाए तो वहाँ के लोगों से बातचीत करें, वहाँ के लोग किस स्थिति में रहते हैं, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा है, वहाँ बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं, हम उन लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, उनसे तरह तरह से प्रश्न पूछें। ये सारी बातें हमें डायरी में अंकित करनी चाहिए, तभी हमारी यात्रा वर्तान का उद्देश्य जो है वो सफल हो सकता है। धन्यवाद।